Hello everyone, my name is Nikita and welcome to Tapri Talkies with me Nikita. तो आज मैं हूँ अपनी फेवरेट जगह पे जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं होती हूँ, दैट इज़ ओल्ड राजेंद्र नगर. और यहाँ पे इस बार हम कुछ प्रीलिम्स मेंस या इंटरव्यू के बारे में नहीं पूछने वाले. इस बार हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पूछने वाले हैं, विच इज़ हॉट टॉपिक ऑफ द नेशन, दैट इज़ इलेक्शन 2024. तो जैसे कि आपको पता है दे आर फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स, यहीं कहीं छुपे हुए हैं और उनमें से ही हर साल निकलते हैं. तो उनसे पूछते हैं उनका क्या व्यू है इस साल के इलेक्शन के बारे में. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स गो. तो इस बार के जो इलेक्शन आपको क्या लगता है, फेयर है? मैम अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला हुआ उसके बाद तो लगता है कि थोड़ा अभी फेयरनेस आएगी, थोड़ी फेयरनेस तो आएगी. बिकॉज अभी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे स्कीम पे अभी बैन लगा दिया है. तो इस वजह से तो जो इससे काफ़ी बड़ा सेटबैक मिलेगा इनको, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं. तो मेजरली जो प्राइवेट पार्टीज़ फंडिंग करती थी उस पर थोड़ा सा रोकथाम हो गया, तो अभी लगता है कि थोड़ा फेयर इलेक्शन होगा. तो आप जब अपने कैंडिडेट को चूज़ करेंगे तो किस बेसिस पे आप चूज़ करेंगे? मैम फर्स्ट अबाउट ऑन हिज एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि वो कितना क्वालिफाइड है, वो सोसाइटी की उसको कितनी नॉलेज है, और आफ्टर दैट उसका व्यू पॉइंट क्या है, उसका विज़न क्या है सोसाइटी के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, अपने एरिया के लिए उसका विज़न क्या है, उसको प्रॉब्लम्स पता भी हैं कि नहीं, और उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है उसके पास. तो इन सब चीज़ों के ऊपर मैं डिसाइड करूँगा कि मैम जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में न्यूज़पेपर में जैसे हम पढ़ते हैं या फिर न्यूज़ में हम देख रहे हैं, ठीक है, जो इलेक्शन का जो प्रचार हो रहा है, जो प्रचार प्रसार हो रहा है, बिकॉज कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री पे रहते हैं, ठीक है. तो इलेक्शन जो हो रहा है वो एक मतलब कि ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई करप्शन ना हो. पर ऐसे न्यूज़ेस आते हैं, जैसे कि सम पार्ट ऑफ बिहार से आता है कि वोटर्स को 1,000 में खरीदा जाता है. जो लोग अनएडुकेटेड है, ठीक है, उनको 1,000 रुपीज़ दे देते हैं और कहते हैं कि आपने पर्टिकुलरली इस यहाँ पे अपना जो वोट है ये दे करके आना है, या फिर कुछ 500 रुपीज़ दे देते हैं. और वुमेंस में सबसे ज़्यादा ये चीज़ होता है कि 1,000 दे देते हैं, साड़ी दे देते हैं. तो वोटर्स को इस तरीके से ख़रीदा जाता है. तो जैसे कि मेरा थिंकिंग है कि ये सब में भी इलेक्शन कमीशन को वर्क करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि इस तरीके का वर्क ना हो. बस रोज़गार नहीं है वहाँ पे. लोग जो भी जिन्होंने भी अपनी टेक्निकल डिग्री कुछ की है, सब अपना प्राइवेट में जॉब्स में है, मतलब किसी को गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है. तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है जिस पे अब हरियाणा का इलेक्शन लड़ा जा रहा है, और एक तरह से पूरे इंडिया का इलेक्शन लड़ा जा रहा है. लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि बाहर पकौड़े बेच के हम रोजगार ले सकते हैं. पकोड़े बेच के क्या रोज़गार मिलेगा मैम? अब कुछ वही बोलते हैं, आप सपोर्ट भी करते हो. नहीं 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 मैम, पकोड़े बेच के तो कहाँ रोज़गार मिलेगा. हर किसी के बस की बात नहीं बिजनेस करना है कैसे. तो एक तो चाहिए कि सरकारी नौकरी से ये है कि एक फैमिली सेटल हो जाती है, फैमिली की सेटलमेंट हो जाती है अच्छी. तो सबको वही चाहिए कि सबको अपना परिवार सेटल करना है, सबको अपने माता पिता, अपना घर परिवार सब सेटल. तो आपने इस बार का फिर मैनिफेस्टो पढ़ा है दोनों पार्टीज का? यस मैम, मैंने कांग्रेस का भी पढ़ा है, अभी बीजेपी का थोड़ा सा देख रहा हूँ, मैं एनालाइज कर रहा हूँ. बट कि कांग्रेस के में तो जो मैनिफेस्टो है वो तो प्रॉपर यूथ की बात है उसमें, उसमें वुमेंस की बात है, उसमें एम्प्लॉयमेंट की बात है उसमें, एंड उसमें वो सारे इश्यूज़ हैं जो एक सोसाइटी में मतलब जो होने चाहिए, एड्रेस होने चाहिए, जो नहीं हो रहे हैं अभी. तो व्हाट आर द चेंजेस और इम्प्रूवमेंट डू यू थिंक और यू आर होपिंग कि इंडिया में हो आफ्टर दिस इलेक्शन? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो आना ही चाहिए. रिच इज़ गेटिंग रिचर, पुअर इज़ गेटिंग पुअर. हेल्थ में ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करना चाहिए. Because I personally have seen how health sector in India is getting too costly. It is too costly. Once if you enter one private hospital, it's like minimum 5,000 तो होगा ही होगा, and normal people can't afford it, and these people are just telling नाम का वास्ते बोलता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सब मिलता है, कुछ नहीं मिलता है उधर. आपने कुछ ऐसा कोई फेस किया है? हाउ? मैंने फेस नहीं किया है, बट आई हैव सीन, बिकॉज माई पेरेंट्स ऑल्सो वर्क इन गवर्नमेंट सेक्टर. So I am privileged enough to see what is going on with other people. So I can see that from a very keen eyes.
सो हेल्थ में ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए. एंड या यूथ एम्प्लॉयमेंट में तो आई डोंट थिंक एम्प्लॉयमेंट रेट तो गिर ही रहा है और कुछ नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. देर आर मेनी कॉजेज बट एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, हेल्थ, दीज आर द मेन चीज़ है मेरे हिसाब से. सो आप किस बेसिस पे वोट करोगे इस बार? डेवलपमेंट तो देखना है. मेरा तो वोटिंग हो गया है. सो आई एम फ्रॉम बैंगलोर बेसिकली. सो उधर भी आई एम टेलिंग ना, स्टेट में यूजुअली दैट टू डाउन साउथ थोड़ा कास्ट बेसिस में चलता है. दिखने के लिए नहीं दिखता है बट उधर लोकल पॉलिटिक्स पता होता है ना. सो यूजुअली कास्ट बेसिस में चलता है. डेवलपमेंटल बेसिस में तो उधर भी नहीं चलता है. सो देखना पड़ेगा हु डज बेटर, उनके लिए वोट करना पड़ेगा. सो इवन आई हैव डन द सेम थिंग. Who's the strongest leader for you in who's the strongest leader for you पूरे इंडिया में, जिसे हाँ आपके हिसाब से? जी मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे हम लोग को बिलीव करना चाहिए. वो तो है ही, पॉजिटिव है तो निगेटिव भी है. बट हमें मतलब जो अपने वोट है उस पर ट्रस्ट होना चाहिए. उस पर हम लोग को मतलब विश्वास करना चाहिए कि जो हम वोट दे रहे हैं वो सही है, गलत नहीं जा रहा है. मतलब ऐसा लोग का कहना होता है कि ये मतलब कि बिक जाते हैं पैसे पे. ऐसा नहीं है, सब जगह नहीं होता. ये बहुत ही कुछ ही जगह पे ऐसा होता है, लेकिन होता है ना, करता कोई और है भरता कोई और है. तो यही है बस. मैं तो ये नहीं चाहूँगी कि बिलीव करना चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन. पूरी गवर्नमेंट चाहती है कि एज सुन एज इट इज़ पॉसिबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन. हाँ, कहीं पे 19-20 होता है, वी हैव टू इग्नोर दैट. बट या हाँ यार, कैसा लग रहा है मेरी टपरी पे चाय पी के? अच्छा लग रहा है. कैसी चाय है? अच्छी चाय. सही में अच्छी चाय है. है ना? किसकी चाय है ये बताओ? टपरी टॉकीज. Oh God. तो जैसे कि हम दिल्ली में हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर, तो आप अरविंद केजरीवाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे कि उनकी जो अरेस्ट है, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने काफ़ी काम किया है, ये हम सबको ही पता है. तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उनका जो अरेस्ट है वो सही था? सिटिंग मतलब किसी सिटिंग मिनिस्टर को ऐसे अरेस्ट कर लिया गया, सीएम को. सो दैट्स रियली अनफेयर. व्हाट डू यू वांट टू से? इसमें तो मैम वही है, थोड़ा जब आप ज़्यादा पावर में होते हो तो कम पावर वाले को आप दबाते ही हो. तो अभी तो मैम चलो जांच चल रही है, जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है. अगर वो मतलब उसमें वो होते हैं, मतलब उनको अगर दोषी पाया जाता है तो सज़ा तो मिलनी चाहिए. अब ऐसा नहीं कि हम उन्हें छोड़ देंगे. बट चलो ठीक है, अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, तो ऐसे तो इस पर तो अभी कोई व्यू पॉइंट नहीं दे सकते जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो. बिकॉज हमें पता नहीं है कि कौन मतलब अभी दोषी है कौन नहीं है. तो इस पर तो अभी कोई व्यू पॉइंट नहीं है कि उनके अरेस्ट को लेके क्या है. बट एट टाइम इलेक्शन के टाइम पे ऐसा करना, मतलब ये एक आपकी पॉलिटिकल गेम भी दिखाता है कि जो आपके मतलब जहाँ पे दिल्ली में जितनी भी मैक्सिमम सीट्स हैं उनकी, दिल्ली में एक तरह से होल्ड है उनका, तो एक तरह से उसको दबाना, तो एक तरह से इलेक्शंस के टाइम पे ऐसा एक्शन तो मतलब एक पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है. तो इस पर कुछ नहीं कह सकते, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चालू है. तो 2024 इलेक्शन आ रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है इस बार तो. ठीक है, बहुत. आपको नहीं आ रहा? नहीं, मज़ा क्यों आ रहा वो अरे यार, मज़ा ही आ रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे मूवी चल रही हो. नहीं है. वो तो हर इलेक्शन में होता है, इस बार कुछ ज़्यादा है लेकिन. तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार का इलेक्शन फेयर है? हाँ, लाइक पहले से तो मेरे को ठीक लग रहा है, फेयर एंड, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स अभी है और जजमेंट भी जैसे आ रही है, ये ईडी एंड ऑल ये सब के रिगार्डिंग, तो अभी एक्शंस लिया जा रहा है. इलेक्ट्रल बॉन्ड ये सब जो था, इस पे अभी डिबेट तो चल रहा है, बट अब देखते क्या होता है. हाँ, फेयर इलेक्शन है. बहुत जो अभी बीच में अभी जो चल रहा था टॉपिक कि ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से होना चाहिए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट जब बोल दे कि ईवीएम से सही है, तो फिर कोई इशू ही नहीं उठता इस पे बोलने का. सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है अपने इस देश की. तो जब वो उसके देखने में जब कोई गलत नहीं है इसमें, तो फिर क्या बोलना है. ईवीएम सही है, फेयर इलेक्शन हो रहा है. और अगर कुछ वैसा होगा तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट कमीशन है. वो तो लोग कुछ भी कहें कि इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करी या उसके फेवर में काम करी, लेकिन वो तो इंडिपेंडेंट है ना. कॉन्स्टिट्यूशन अपने दिया हुआ है कि इंडिपेंडेंट है. तो वो उसको देखने के लिए भी सब कुछ सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी बैठा हुआ है कि अगर कुछ भी गलत होगा तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ बोलने के लिए है. तो फेयर इलेक्शन होने वाला है.
तो आपको क्या लगता है कि भारत में सबसे बड़े इश्यूज़ क्या है, और जो भी आगे जो भी सरकार आती है तो उनको किस पे ज़्यादा काम करना चाहिए? और मैनिफेस्टो भी आपने पढ़ा ही होगा, हाँ तो बताइए फिर। सबसे मेन तो एजुकेशन होता है, उसके बिना तो आप फिर नेक्स्ट टाइम इलेक्शन होगा फिर आप वैसे ही सब रेवड़ी एंड ऑल ये सब चीज़ के पीछे हैं। जैसे कुछ कुछ मैनिफेस्टो में रहता है कि ये बांटेंगे ये वो, तो उस चक्कर में इंसान वोट दे देता है, बट एजुकेशन के कारण ही आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हो आप। और फिर एम्प्लॉयमेंट है, फिर हो गया एजुकेशन हो गया, फिर और क्या है, तुमको क्या लगता है और क्या हो सकता है? मेरे को तो दो ही लग रहा है क्योंकि मैं भी उसी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो। और आपको आपको क्या लगता है? हमको तो लग रहा है कि इस बार भी बीजेपी आना चाहिए, क्योंकि ये जो लोकसभा इलेक्शन होता है ना, मैंने तो क्लियरली बोल दिया, डिक्लेरेशन। नहीं मतलब हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि ये लोकसभा जो इलेक्शन होता है ना, वो कंट्री बेसिस पे होता है। आखिर ये इलेक्शन होता है क्यों है? एक जो होता है वो विधानसभा इलेक्शन होता है, वो तो स्टेट के लिए होता है, और हम लोग जो लोकसभा इलेक्शन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, कि वो हमारे देश के लिए क्या क्या काम करेगा। तो हम लोग देश के लिए और सोच कर वोट देंगे कि हाँ ये गवर्नमेंट हमारे देश के लिए अच्छा काम कर रही है, देश के लिए अच्छा काम नहीं कर रही है, और उसको देख के करेंगे तो वो अच्छा एक बेसिस होगा वोट करने का। तो हमको तो सही लग रहा है कि बीजेपी को आना ही चाहिए, क्योंकि उसका काम, क्योंकि अब अभी हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में अभी देखेंगे काम, तो बीजेपी अच्छा काम की है, ऐसा हम मुझे देखने में। जैसे क्या अच्छा काम किया, बताइए। अपना सॉवरेनिटी के हिसाब से काम कर रही है, मतलब इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रही है कि हमको क्या करना है क्या नहीं। जैसे अभी चाबहार पोर्ट पे इंडिया और ईरान में 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है, तो अमेरिका क्या बोला कि हम सैंक्शन लगा दें, लेकिन फिर भी इंडिया किया वो, क्योंकि वो सॉवरिन है, इंडिया एक सॉवरिन कंट्री है। तो इंटरनेशनल रिलेशन, इससे हमको पता चलता है कि मेरा इंटरनेशनल रिलेशन कितना मजबूत है। और हमारे जयशंकर साहब है तो वो तो रह ही चुके इंटरनेशनल रिलेशन, तो उनको ज़्यादा अनुभव है। इससे हमको लग रहा है कि ये गवर्नमेंट कुछ अच्छा काम करेगी, इसलिए हमको सही लग रहा है ये गवर्नमेंट। हर चीज़ इंटरनेशनल रिलेशन नहीं होता है, इंटरनल भी होती है बहुत चीज़। जैसे कि नो डाउट एस जयशंकर बहुत अच्छे हैं, काम भी वो कर रहे हैं, वो है नितिन गडकरी है, बट वो सबसे हट के फिर कोई जैसे मिनिस्ट्रीज़ है, वो सब मेरे को ज़्यादा यूज़फुल लाइक नहीं लग रहा है, जो कि होना चाहिए जिस टाइप में वो सब। क्योंकि इससे पहले जब कांग्रेस थी तो वो सब एजुकेशन और ये एम्प्लॉयमेंट्स में हम लोग को जैसे ही है कि प्राइवेटाइजेशन इतना बढ़ चुका है इंडिया में, तो गवर्नमेंट इस साइड से गवर्नमेंट सेक्टर से हट के प्राइवेट के तरफ ज़्यादा सोच रही है, तो इस तरफ स्कोप इंसान का मतलब सबका कम हो गया है, बस वही है। और रोजगारी भी एक बहुत बड़ा इशू है अभी भी भारत में। हम बोलना चाहिए कि रोजगारी तो हर गवर्नमेंट में इशू है, एक ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट में, इससे पहले भी कांग्रेस में भी इशू थी, वो आने वाली गवर्नमेंट में भी इशू। लेकिन उस पे तो काम तो हो ही नहीं रहा ना, मतलब अगर मतलब इशू रहा है, अगर कोई इशू हमारे भारत में 70 साल से रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना कि उस पर काम नहीं किया जाएगा। तो जो भी सरकार आती है तो हमें उससे इस बारे में बात करनी नहीं चाहिए। बिल्कुल काम और बिल्कुल बात होनी भी चाहिए। अगर गवर्नमेंट ये हम लोग को जॉब नहीं देगी तो फिर अगले साल वो वोट नहीं जीतेगी, अगले साल इलेक्शन नहीं जीतेगी, उसको तो काम देना ही पड़ेगा हर हाल में। और ये इशू थोड़ा बहुत हर गवर्नमेंट में रहेगा, ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली ख़त्म ही हो जाएगा। अगर इस बार हम कांग्रेस सुन लेते हैं तो क्या उसमें ये जॉब की इशू नहीं रहेगी? कम्प्लीटली जॉब एकदम दे ही देगी, 2 करोड़ हर साल दे देगी कांग्रेस गवर्नमेंट, तो इशू रहेगी वो सब। लेकिन गवर्नमेंट को काम करना चाहिए अगर जहाँ थोड़ा बहुत है, मुझे ऐसा लगता है। और ये इस गवर्नमेंट को देख के हमको अच्छा वो ऐसा लगता है, इसका बहुत सारा डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का वो अच्छा काम किया है। जैसे नितिन गडकरी साहब का जो डिपार्टमेंट था वो अच्छा काम किया है। हम लोग का वित्त मंत्रालय देख लो अच्छा काम किया है। जो पैंडेमिक में इतना अच्छा काम किया, पैंडेमिक जो 2008 में हम लोग का रिसेशन आया था, उसमें ग्लोबल जो रिसेशन था उससे ज़्यादा भी हम लोग का 2020 वाले पैंडेमिक में हुआ है। I do, I really think leadership भी change होना चाहिए इंडिया में. It's almost been 10 years and the way BJP is telling 75 years is the threshold. So Modi will also change, but the main question is who after Modi. So I don't think Yogi is not an acceptable, पूरा इंडिया का leadership. No one can. I don't think everywhere in India will, every people in India will accept him as a leader. Neither Amit Shah. So I don't think बीजेपी में obviously leadership crisis आएगा. कांग्रेस में तो लीडरशिप का क्राइसिस है ही. दे डोंट हैव एनी स्ट्रॉन्ग लीडर. मेरे हिसाब से आई पर्सनली लाइक शशि थरूर बिकॉज ऑफ हिज oratorship and the way he speaks. He is a bit unbiased.
and I think he's the only congressman who is unbiased and who is a bit knowledgeable in international relations and economy both. And BJP में Subramanian Swamy is there. He's an intellectual person, but I don't think he's fit for leadership. I don't think he's ruling. So I don't know. Even I'm in a delusion. I'm in a confusion. I don't know whom to choose as a good leader. Leader. But I personally like Karnataka CM Siddaramaiah. He has done many good works in Karnataka. You know, yeah, he's done many good works. So I personally like him. So what are the three reasons कि बीजेपी को आना चाहिए and what are the three reasons कि कांग्रेस को नहीं आना चाहिए? No, this is a cornered question. BJP को आना चाहिए, कांग्रेस को नहीं आना चाहिए. No, that is not the thing. BJP को, I can say BJP क्यों, why BJP should come and why Congress should come. I won't say why BJP should come and Congress should not come. That is a rhetorical question. So BJP इसलिए आना चाहिए because it is evident that we have got a good strong face in global viewpoint after Manmohan Singh. There are many reasons for that, but yeah, global इसमें तो it is good, and there are many sitting ministers who are working exceptionally. Jai Shankar, Piyush Goyal, and Nitin Gadkari. Even he's one of my favorites. He's done exceptional job. So yeah, leadership and taking firm decisions. Yeah, BJP is doing good, but Congress, I think Rahul Gandhi को भी एक chance दे सकते हैं हम. People might laugh at me, but they have not seen his administration. They can give him a chance because he is interacting with people, locals, ground level Indians, middle class Indians. So we can give him a chance. So even Congress has some plus points and BJP has some plus points. I can say why shouldn't BJP come? There are many reasons for that. Yeah, dividing youth, getting communal mindset. I've seen many YouTube, I have seen. Can I take names? YouTube channels. Lalan Top mein there are many videos in which there are people who doesn't even know what is going on in India, but they're just like Modi. No, Modi, it's not. Modi is not your MLA. He's your prime minister. There are many places where Modi has not even visited India. Mein. Northeast mein to we don't even know what is going on in Northeast. Pura media is curbed, and it is evident that national media is also working for that particular political this thing. So yeah, media and media index, media freedom index, press freedom index, everything we are seeing, everything is going down. We are nowhere up. GDP, they are telling GDP is high, GDP is high. What about per capita GDP? People don't understand, So there are many aspects in which people should see Ram Mandir won't feed you. Mathura won't feed you. End of the day, you should earn for yourself. Earn करने के लिए employment चाहिए. And if any government, irrespective of any ideologies, which is providing you good employment, I think we should vote them. Sure. And I would like to add, if somebody is voting for Ram Mandir, I would like to say, so what about those people who has sacrificed their life over these 500 years? Because people have been fighting for Ram Mandir for 500 years, and and now you're giving credit to just one person. So that is unfair to all those people, which I personally feel. Yeah, that is true. Plus one from me, but. See, we can't say that 500 years se they are fighting, but there is a reason na कि अभी हुआ ना, because of that person. But we have to see, it is what it is. He has done something, he has not done something. We have to accept both the things. But I personally feel that 500 years say they have fought, and BJP should have given them credit. They did not give it. So see, if you're giving exam, you're an UPSC aspirant, right? So if you're giving exam and you're not able to, clear on the first attempt, then second attempt, then fourth, then fifth attempt, you have gained your desirable rank. So we cannot कि जो आपने 4 साल मेहनत करी है उसको हम ज़ाया नहीं करने देंगे. So of course आपने उस साल भी मेहनत की. So this is what I'm saying. जो 500 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, and they're fighting, people are fighting, people are dying. So the credit. Yeah. I'm not negating it. I'm telling that BJP should have given, and the association, Ram Mandir Association, even they should have given the credits. I really don't know why they did not, and they made it a one-man show.
I won't say, I can't say which is right and which is wrong, but they should have, they definitely should have given credits and they did not, and that is really bad on their part. They should have given it because none of these ministers, children, or our prime minister's family से कोई नहीं मरा है राम मंदिर के लिए. They might have fought, they might have been jailed, but I don't think anyone have given their life for Ram Mandir. And yeah, there is a thin line between being a political Hindu and practicing Hindu. I think people are forgetting that. I am a Hindu. That doesn't mean that I am, shouting Jai Shri Ram and going everywhere. I have it in my mind and I'll do it. That doesn't mean that I'm voting because of that. सेम सो अरविंद केजरीवाल जी के लिए क्या कहेंगे कि जो उनका अरेस्ट था, सो दैट्स अ फेयर इलेक्शन विच इज़ बीन गोइंग ऑन, एंड अभी स्वाति जी का भी जो केस आया है, सो व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट? Ma'am, Swati ji ka, it's very unfortunate, and if you are talking about Swati ji, you should also talk about the Prajwal Revana's case. It is going on. Women ka, if government, if a sitting MP is not safe in India, I don't know then who is safe in India. I really don't know, and this is shame on everyone who's not talking about it. Let it be AAP or BJP or Congress, whoever it is. Even if Congress is giving support, if irrespective of AAP being in India Alliance or not, everyone should take a stand on that and they should fight for that. See, investigation is another part, the other side of the coin. But at least listen to her. She's telling that ऐसा हुआ है मेरे, on me. You should look into it. And it is wrong. It is completely wrong. She should get her justice. If she is right, she should definitely get her justice. And sitting MP के लिए हो रहा है. Media should look into it, and shame on everyone who's not talking about it. And Arvind Kejriwal का, I don't know how to break this down. Election का time में he got arrested. That doesn't mean that he's not done anything wrong. हुआ है ना, तो he has done that, and अभी तो charge sheet भी लग गया है, both on Aam Aadmi Party and the chairperson, chief of Aam Aadmi Party. So एक चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, बट देयर इज नो इन्वेस्टिगेशन लाइक proceeding on electoral bonds, and nobody is talking about electoral bonds. So I mean, there's एक जगह आप you're taking actions, yeah. this is evident ना कि electoral bonds का हो रहा है, and लद्दाख में China is almost covered, like they're 7 kilometers. No, they're not talking. And you take northeast Manipur, what are they doing? They don't even, media is not showing what is happening there. And I don't know where India is going, seriously. And this guy Delhi CM Arvind Kejriwal, I'm telling that he has done mistake, he should be jailed. But that doesn't mean that I'm not talking about electoral bond. It is a crime that they have made it. Nirmala Sitharaman's husband told that scam. It is happening, and almost 55 to 60% of the electoral bonds share is taken by a particular political party, and every resource has been Congress ke liye to they had cut all the bank accounts and everything, transactions were cut and everything. So this is the least thing a political party can do to be in power. They should not do this. This is completely unethical. This is not democracy. This is not going anywhere. This is really not going anywhere. So when we're talking about politics and politicians and election 2024, and we're not talking about Dhruv Rathi, so that will be very unfair. So what do you want to say about the man of the year, Dhruv Rathi? Man of the year who's made by the this thing. ऐसा नहीं है. YouTubers, there are many YouTubers who are doing agenda, talking with some agenda, and some people are not. He is spitting some facts. I have been following him and many other political YouTubers. Even he is spitting facts, and sometimes he is completely right, and sometimes I think he is also biased. He never spoke about that Bengal ka thing. What is that? I forgot. I'm sorry, I forgot that. There are many things he's not spoken about, and even he should see about all those things. But he also, I'm not supporting him, but I would like to mention that in one of the conversation, in one of the explainer video, he said
कि इट्स नॉट कि वो नहीं बोल रहा है कि कांग्रेस के टाइम की गलतियां नहीं थी, बिकॉज एमरजेंसी वाज अ मिस्टेक. सो वो कह रहा है कि वो थी, बट जो आज हो रहा है उसको भी वो डिनाई नहीं कर सकता. एंड वी एज एन Political parties, I'll tell you, political parties at this point, 30 years से पहले मुझे नहीं पता है, but 30 years के from the last 30 years तो capitalists are running political parties. Capitalists fund political party, runs the elections, they win the election, and then they favor these political parties. This we are seeing from Hitler's time. Crony capitalists are doing the same thing. Okay, we can't deny कि कांग्रेस also have done. नेशनल हेराल्ड का क्या हुआ? नेशनल इमरजेंसी का बात मत कीजिए, नेशनल हेराल्ड का भी घोटाला है, 2G स्कैम. There are many things. Even I'm not supporting BJP or I'm not supporting Congress. I'm just telling कि हाँ, Dhruv Rathi, he spits facts, and I respect him. उसका the way he doing research, sitting in Germany, that is exceptional. He's spitting facts, and yeah, he's doing good. There are pros and cons in every political parties. Yeah, they should look into it. Election, I think at this point, I don't think it is transparent. I really don't think it is transparent. So who do you see as as a winning minister this year in Delhi? Ma'am, I You are in Delhi, so I really don't know about Delhi. I really don't know about Delhi. I basically am from Bangalore. I shifted last year. So who do you see as a prime minister? Prime Minister, I really need an option to choose at least, na? From the other political alliance. There is no There are only two, Rahul Gandhi or Narendra Modi ji. announced him as a prime ministerial candidate. No? They are also saying that he might not become prime ministerial candidate, but not definitely the AICC president Mallikarjun Kharge. So he is not, no way. Rahul Gandhi can be given a chance. I don't know. He might do right. I don't know. And I don't want Modi also. I'm like bored of his new attires and his tours and his teleprompted speeches. I really don't know. फाइनेंशियल रिसेशन जो हुआ था 2008 में जो रिसेशन आया था उससे बड़ा 2020 में नहीं आया. नहीं था, लेकिन वो भी एक कम नहीं था ना 2020 और पेंडेमिक वाला उसको. लेकिन 2020 में लोग खुद जूझे हैं उससे, लोग मरे हैं उस पैंडेमिक की वजह से. और जो अपनी स्टेट से बाहर थे और वो जा रहे थे, वो बहुत लोग मरे हैं जिनका डेटा भी आज तक ओपनली नहीं आया है. नहीं आया, सही है, हम सब कुछ मानते हैं, लेकिन गवर्नमेंट टैकल बहुत अच्छे से किया है ये. उस टाइम आपको वो दिखाया गया है सर. हाँ, जैसे गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटीज उसके बाद नहीं, आज रात के बाद ये देश बंद हो जाएगा. 22 मार्च को ये डिक्लेयर हुआ था. उसके बाद कितने लोग बॉम्बे में थे, कितने लोग रोज़गार के लिए जो गए हुए थे, उन लोगों को आने के लिए इतना प्रॉब्लम फेस हुआ. बहुत लोग भूखमरी के कारण मरे भी, हालत ख़राब हुआ. कहाँ से वो सब. कोविड में क्या एक्शन लिए? आप देखिए ना, दिल्ली में क्या हालत थी. आप तो यहीं दिल्ली में ही रहते थे. दिल्ली में क्या हालत थी. और इवन मैं ना वैक्सीन्स की कोई ना दवाइयाँ थी, ना वैक्सीन जो रेमडेसिविर जो दे दी जा रही थी, वो हमें पता है कि हमारे भी रिश्तेदारों में हमने देखा था. जो दवाई आई थिंक 1500 समथिंग की आती है, वो 30-40 हज़ार की आ रही थी. अगर कोई गरीब आदमी उस टाइम अगर बीमार था, वो कैसे अफोर्ड करता. और जो एक इंजेक्शन रोज़ लग रहा था, मतलब 40 हज़ार का एक इंजेक्शन कहाँ से लाएगा कोई गरीब आदमी. गवर्नमेंट क्या कर रही थी उस टाइम? गवर्नमेंट अपने तरफ से पूरे ही फॉट कर रही थी. मैं वही तो पूछा है, क्या कर रही थी. मैंने ये पूछा है. गवर्नमेंट वैक्सीन बना रही थी. वैक्सीन बनाया, जिसका अभी भी इशू आ गए ना. और वैक्सीन से क्योर तो नहीं हो रहा था ना उस टाइम. कोविशील्ड में आई, ऑक्सीजन की कालाबाजारी चल रही थी. ऑक्सीजन की कितनी कालाबाजारी चली थी. एक ऑक्सीजन. आई एम नॉट सेइंग कि प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया. ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत कुछ किया है और उसके लिए हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए. लेकिन जो चीज़ जहाँ पे वो पीछे रह गए हैं, उसके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए. बिल्कुल बात करनी चाहिए. इसमें बात करने में बात होती है, प्लस एंड माइनस. और ये प्रॉस कौन, जब क्राइसिस में प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे, सो दैट्स अ मेजर इशू टू टॉक अबाउट. अगर अच्छा भारत अगर पेंडेमिक में अगर अच्छा नहीं करता, तो अभी भी आपको इकोनॉमिक ग्रोथ दिख रहा है. इकोनॉमिक ग्रोथ सब नहीं, बात ऐसा है ना कि जैसे कि जिनके परिवार से लोग मरे हैं, जिनकी पूरी जिंदगी की पूंजी खर्च हो गई है इलाज करवाने में उस टाइम, आप उनको नहीं जानते हो.
ना वो डेटा कभी भी न्यूज़ में आएगा सर, वो कभी भी डेटा न्यूज़ में नहीं आएगा। करोड़ों के कुछ लोग होते हैं जैसे कि हमारे इंडिया में ये भी तो देखिए लेकिन फिर भी लोगों को हुआ है ना, और लोगों को अब ब्लड क्लॉट्स भी तो हो रहे हैं। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन इंडिया में तो हुए हैं, सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन इंडिया में हुए हैं। अगर अगर पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है ना। जैसे पॉपुलेशन के हिसाब से देखें ना चाइना कि इंडिया से ज़्यादा पॉपुलेशन ये चाइना ने तो खड़े खड़े एक रात में हॉस्पिटल भी बना दिया था, आप चाइना की बराबरी कर रहे हो इस चीज़ में। वही चाइना में तो पूरा नहीं कोविड में ना अब जिसके पास पैसे हैं, जो अपर कास्ट, उनके पास घर है, गाड़ी है, मतलब गाड़ी का तो काम ऐसे था भी नहीं, घर में सारा सामान है, वो कुछ भी आ रहा है। बट वो जो वहाँ से घर बिहार से या यूपी से जो छोड़ के बॉम्बे गए हैं, वो लोग तो मर रहे हैं ना, जो कि सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। इकनॉमी का क्या है, वो अपर लोग इकनॉमी ज़्यादा उन जो सर जिन्होंने कोविड में पैसे बनाने थे, कहते हैं ना अमीर अमीर बनता गया उस टाइम और गरीब गरीब होता गया। जिन्होंने लॉकडाउन में, आपको नहीं पता, लोगों ने बहुत पैसे, जो वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है लोगों की जॉब भी गई है, लेकिन लोगों ने घर बैठ के, जिनका कन्वेंस बचा है, सब कुछ बचा है, लोगों ने पैसे भी कमाया। तो वही हर चीज़ हुई है, जो अमीर अमीर भी बना है, बहुत ज़्यादा अमीर बना है, उन्होंने ऊंचाइयाँ छुई है, और जो गरीब था वो बिल्कुल नीचे आ चुका है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, जैसे मेरे को यहाँ का कुछ वड़ा पाव पसंद है और इनका दुकान बंद है, अब ये मेरे को 20 का चीज़ मेरे को 200 में बेच रहे हैं, मेरे को खाना है, तो मैं 200 देने के लिए सक्षम हूँ, तो मैं दे के खा लूँगा। लेकिन वो लोग तो ये क्या है, 200 रुपये, ये मतलब कितना 180 रुपीज़ एक्स्ट्रा ये कमाए, ये तो बढ़ रहे हैं कोविड के टाइम में। उन लोगों का क्या, मतलब एक एग्जांपल के तौर से देखा जाए, बड़े लोग बढ़ ही रहे, नीचे वाले लोग का क्या, फैक्ट्री कहीं ये सब बिल्डिंग्स बन रहा है, ये लोग का काम रुक गया, उस टाइम रुक गया, ये लोगों को पैसा कौन देगा? तो हर पेंडेमिक में ऐसा होता है, वैसे हर कुछ ना कुछ तो इशू होती है ना। अब पेंडेमिक को ऐसा हुआ कि लॉकडाउन करना पड़ा तो सब कुछ तो बंद हुआ, उसमें तो इशू तो होगी ही ना। अब ये तो ऐसा नहीं है ना, आप तो ऐसे कह रहे हो कि कोई भी सरकार, अब तो फिर अगर आप फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पार्टी, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप कांग्रेस के बारे में बात करो कि कांग्रेस में तो ये होना ही था ना, मैं भी कह दूंगा। अगर आप कांग्रेस के बारे में एक इशू बताइए, चलिए। अभी आप मैनिफेस्टो देखी है? अभी मैनिफेस्टो नहीं, पहले का जब उनकी सरकार थी तब का एक इशू बताइए। तब का एक इशू, हाँ। बहुत सारे इशू है। बताइए। सबसे पहले वाली गवर्नमेंट का बता दें? पहले का तो आप बता ही कैसे सकते हो? आई मीन पहले तो इंडिया उस टाइम संवर रहा था, आप पहली गवर्नमेंट का इशू ही क्या बता सकते हो? मेरे को तो लगता है कि जो पहली गवर्नमेंट के आज भी जो जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर जो लालछन लगाते हैं या फिर उस गवर्नमेंट के बारे में बोलते हैं, मुझे लगता है कि आपको हक ही नहीं है बोलने वाला, क्योंकि आपको पता नहीं है कि भारत उस टाइम किस तरीके से उठ रहा था। हमारे पास हम जीरो से आज जो बढ़े, वो उस टाइम उन्होंने एम्स बनाया, IIT बनाया, इसरो बनाया, इतना सब चीज़ उनका दिया हुआ है। आज उनके जाने के बाद कुछ ऐसा कुछ वाव फैक्टर नहीं निकल के आया, बस वो है कि ब्रांच बढ़ जा रहा है IIT का। बस IIT उस टाइम 1950 में वो इंसान वो चीज़ सोच सकता है, वो चीज़ कहते हैं ना, जैसे अगर कोई हल्दीराम्स मान लो या कोई भी XYZ, वैसे मैं अपने चैनल पे ऐसे बोल रही हूँ, पता नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने अब अपनी ब्रांच बढ़ा दी, लेकिन जिस इंसान ने वो खड़ा किया उसको तो आप भूल गए। अब आप कह रहे हो कि यहाँ पे हल्दीराम्स की ब्रांच है, बड़ा अच्छा छोले भटूरे मिलते हैं, लेकिन जिसने वो खड़ी करी है वो कहाँ है? हु इज़ दैट पर्सन? ये तो वही बात कर रहे हो ना। ऐसे क्या हुआ, ऐसे हम एक कंपनी खड़ा कर दिए, ठीक, हमको कंपनी चलाने का अब हमको गुर है ही नहीं, मतलब हमको मैंने कभी नहीं कहा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि हमारे जो आगे के मिनिस्टर्स जो भी आए हैं, जो प्रधानमंत्री आए हैं, उनके बाद उन्होंने कुछ काम नहीं किया, ऑफ कोर्स किया है, लेकिन जिन्होंने बिल्कुल पहले प्रधानमंत्री रहे हैं और जिन्होंने स्क्रैच से सब कुछ संभाला है, आप उनको मेरे को लगता है कि उनको आप जज ही नहीं कर सकते। आपको कोई हक नहीं है, हमें भी कोई हक नहीं है उनको जज करने का, क्योंकि आप उस सिचुएशन में थे ही नहीं। इवन आज के प्राइम मिनिस्टर या कोई भी पहले के प्राइम मिनिस्टर, बीजेपी पार्टी, XYZ पार्टी, किसी को हक नहीं है उनको जज करने का, क्योंकि आप उस सिचुएशन में थे ही नहीं। जब कांग्रेस ने आज़ादी दिलवाई थी, कहाँ था बीजेपी? कहाँ था? RSS कहाँ था? हम एक छोटा सा इस पर एग्जाम्पल देना चाहते हैं। अभी एक S जयशंकर साहब की एक बुक आई है, वो इंटरनेशनल रिलेशन पे एक बुक आई है, आप उसको देखिए, वाई इंडिया मैटर्स भारत, वो है ना, तो उस पर देखिए, उसमें लिखा है, उसमें एक सबसे पहले गवर्नमेंट के बारे में लिखा है कि आखिर नेहरू गवर्नमेंट की क्या कमी थी। वो हम लोग को पढ़ाया भी गया है क्लास में कि आखिर वो क्या कमी थी कि आज नेहरू जी सबसे ज़्यादा उस समय ऑप्टिमिस्टिक थे। जो हम लोगों का भारत चाइना का जो रिलेशन था, उस समय जो भारत
चाइना जो भारत से युद्ध करके जीत गया, एलओसी जो आज चाइना के पास है, वो क्यों है? एक सबसे बड़ा कारण आज जयशंकर साहब बुक में लिए कि उस समय सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे नेहरू साहब। ऑप्टिमिस्टिक किस बेसिस पे थे कि अगर हम अच्छे हैं तो सामने वाला भी अच्छा है। अगर आप बोलिए ना कि एक दिखाइए। आपको पता है हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास रिलेशन बिल्डिंग भी हमें ज़रूरी था उस टाइम। आप किसी नई जगह आए हो, आपके पड़ोसी में आप किसी को नहीं जानते, आप सबसे अच्छा बिहेव ही करोगे। हमारा तो शुरू से रहा है आज़ादी के बाद से भी कि हम लोग नॉन वायलेंस, हम लोग डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन हम वायलेंस इनिशिएट नहीं करेंगे, हम लोग भले डिफेंड कर लेंगे खुद को। वो शुरू से रहा। भारत कभी कॉलोनियल रहा ही, मतलब कॉलोनिज्म किसी के ऊपर थोपा नहीं है, ये सही वर्ड बोला है ना। हाँ। और अब आज के एग्जांपल जैसे मैनिफेस्टो का बात हो रहा है, तो अभी मैंने देखा कि सब आम आदमी में बोलते हैं कि रेवड़ी बांट रहे, बिजली बांट रहे। इस बार का मैनिफेस्टो में साफ लिखा हुआ है कि बिजली फ्री होगा बीजेपी का। तो ये तो पॉइंट। और आपको अच्छा चलिए आप ये बताइए। अच्छा मैं आपसे पूछती हूँ, आपसे मैंने ये नहीं पूछूंगी। जैसे इन्होंने कहा कि बीजेपी की मैनिफेस्टो में बिजली फ्री है, आपको लगता है कि बीजेपी बिजली फ्री दे देंगी? सच बताना दिल से। अब बीजेपी बिजली फ्री नहीं देगी वो। बस क्योंकि आपको भी पता है जो उसके मैनिफेस्टो में उनके लिखा जाता है वो कभी होता ही नहीं है। बात तो ये गलत है कि पहले वो 5 साल बोले कि रेवड़ी बांट रहा है। समझ गई कि पहले तो आप किसी को ट्रोल कर रहे हो और वही चीज़ आप कर रहे हो, वो आपका पॉइंट भी मैं समझ गई थी। लेकिन मैं ये भी इनके सामने बोलना चाह रही थी कि फिर भी केजरीवाल जी ने तो बोला था और वो करके दिखाया, लेकिन बीजेपी ने बोला है वो करके दिखाएंगे। मैंने आपसे ही पूछा है, लेकिन आपने खुद बोला और वो नहीं करेंगे कभी जिंदगी में। एक बात मैं मैनिफेस्टो बोलना चाहता, आप सीपीआईएम का मैनिफेस्टो देखिए, सीपीआईएम का मैनिफेस्टो देखिएगा, उसमें सीपीआईएम क्या लिखा हुआ है कि भारत में न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए। अब वो साफ साफ मना कर रहा है कि न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए भारत में। क्या ये सही है? कांग्रेस बोलता है कि हम आएंगे सत्ता में तो हम आर्टिकल 370 हटा देते। तो क्या 370 हटाना सही है? तो हम किस बेसिस पे वोट दें? आखिर ये लोकसभा इलेक्शन होता है क्यों? अपने देश के लिए होता है ना। मैंने ये नहीं, देखिए जब मैं, आप एक बात बताइए, मैंने कहीं पे भी ये मेरी कॉन्वर्जेशन को आपको लगा मैंने ये बोला कांग्रेस को वोट कीजिए कांग्रेस? मैंने सिर्फ ये कहा है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रधानमंत्री है, एग्जिस्टिंग पार्टी है, आप लोग उनसे सवाल ही नहीं पूछते हो। क्वेश्चन ये है, मतलब आप लोग उनसे क्यों नहीं पूछते हो? तो यहाँ पर है कि कि आप सवाल, जैसे मेरे पास इतने सारे सवाल है अभी भी, और लेकिन मेरे पास जवाब नहीं है बीजेपी पार्टी से या प्रधानमंत्री से। और सेम अगर आप, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, ना मैं कांग्रेस को ना बीजेपी को। मेरे मन में सवाल है, अगर मैं कोई पार्टी चूज़ करूं जो मेरे सवाल, जैसे मैंने अभी आपसे कॉन्वर्जेशन करी, वो मेरे सवाल है, वो जवाब दो आप मुझे, लेकिन नोबडी इज़ देयर टू आंसर। और जैसे आप जैसे लोग हैं, आप क्या कहते हो, आप उनको डिफेंड कर रहे हो, आप सवाल नहीं पूछ रहे। हम एज एन, हमारे जैसे मैंने अभी भी एक एस्पिरेंट को अभी मैंने वही एग्जाम्पल दिया, हमारे माँ बाप होते हैं, हमें पालते हैं, पोसते हैं, हमें बहुत प्यार देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है, लेकिन जब हम गलती करते हैं तो हमें डांटते हैं, वो है ना, हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं या हमें समझाते हैं या हमसे सवाल करते हैं तुमने ऐसा क्यों किया। तो हम अपने प्रधानमंत्री को अगर प्यार भी देते हैं तो पूछ नहीं सकते उनको उनकी गलतियों पे कि आपने गलती करी, क्यों करी। आप पूछते ही नहीं हो। तो हम लोग सवाल पूछते, हम लोग तो सवाल पूछते तो हैं। क्योंकि बात ऐसा है कि आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कभी आई नहीं। ये भी सही है, ये अच्छा है, मतलब यहाँ आपकी भी गलती नहीं है इसमें। हम लोग सरकार से तो सवाल पूछते ही हैं कि आखिर जॉब क्यों नहीं क्रिएट कर पा रही है। सवाल हम लोग तो, मेरा सिर्फ यही है कि हमें इश्यूज हर गवर्नमेंट में होंगे, ये ऐसा नहीं है हर गवर्नमेंट में इशू आएंगे। आज चाहे बीजेपी है, कल कांग्रेस है या XYZ है, लेकिन हमें हमेशा सवाल पूछते रहना चाहिए। दिस इज़ द मेन मोटिव। अगर जहाँ गलती होती है उनको बताना चाहिए। जो ब्लाइंड ट्रस्ट है जो आज के युवा को हो रहा है, स्पेशली मोदी जी के लिए, वो मुझे लगता है कि ब्लाइंडली ट्रस्ट तो आप खुद के यार दोस्त भी हम सोच सोच के बनाते हैं, और आप तो जिस इंसान से मिले भी नहीं हो जो प्रधानमंत्री, आप उनके ऊपर ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो। इसमें जैसे मोदी जी बोलते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता, ये वो एक्टर्स हैं ये सबको टाइम दे देते हैं, उनके फंक्शंस में चल जाते हैं। वो 1 घंटा का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, आदमी को संतुष्टि तो हो कि मैं वोट दिया हूँ आपको, मेरी जनता दी है। सबसे मेजॉरिटी कौन है इंडिया में? सबसे लोअर मिडिल क्लास। तो मेजॉरिटी लोग, हम लोग पूछना चाह रहे हैं कि हम लोग का जवाब मिल जाए एक बार। वो चीज़ नहीं हो रहा, लेकिन अपर क्लास जो है उनके फंक्शंस में जा रहे हैं। तो अब जो सबसे शक्तिशाली देश के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जी के पास अगर इतना वक्त है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है इतना वक्त। ऑब्वियस सा बात होना चाहिए। जैसे भारत दौरा
होता था, फिर फॉरेन से आते थे मनमोहन सिंह जी हो, तो जब आते थे अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था खुल के। पहले प्रेस भी तो ऐसे थी, इंडिपेंडेंट थी, खुद खुल के पूछती थी। अब ये भी है कि उसमें भी अब बायसनेस आ गया है, ये साफ साफ दिखता है। अब नाम नहीं लूँगा बट नाम ले लेंगे तो कलेश हो जाएगा। ये अच्छा ये भी बताइए कि जैसे ध्रुव राठी, अब हम इलेक्शंस के बारे में बात कर रहे हो, ध्रुव राठी के बारे में बात ना करिए तो ये तो उनकी मेहनत के लिए ना मतलब गवारा नहीं होगा। तो बताइए उनका, उनके लिए क्या कहेंगे आप, कैसा है उनका कंटेंट? उनका कंटेंट ठीक है, वो टू द फैक्ट्स बात करते हैं। सबको लगता है कि एक तरफा है, लेकिन वो उसका आप वीडियो देखिए, वो उस टाइम 2040s का कुछ लेके मनमोहन सरकार में भी कांग्रेस को सब पे बोले, रवीश कुमार को फॉलो करते हैं। ऑल दो रवीश कुमार जैसा कोई आजकल मेरे को नहीं लगता कि कोई उतना ये क्या बोलते हैं, नहीं दबंग नहीं, मतलब लाइक अच्छे कोई प्रेस को, हाँ लाइक उनके जैसा मेरे को कोई सही नहीं लगता। और उनको वो फॉलो करते, इवन तो उनका भी कुछ कुछ वो सही गलत वो बोलते हैं, तो वो है। और 2-4 वीडियोस है तो मेरे को तो वो सही लगता है। अच्छा, हम ये पूछा, ये जो ध्रुव राठी जो हम लोग इंटरनेशनल बेसिस, आखिर यूट्यूब क्या है, पूरा इंटरनेशनल देख रहा है हमको यूट्यूब, तो जो ये ध्रुव राठी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में बोलता है, तो कहीं ना कहीं हमको ये नहीं बताता कि इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में हम लोग का छवि खराब हो रहा है जो ध्रुव राठी बोलते हैं। मैं बताती हूँ, जो 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 इंडियन प्रेस नहीं कर रही वो ध्रुव राठी कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ इंडियन प्रेस को करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, अगर मीडिया ये चीज़ें, चलो वो तो ध्रुव राठी करे, लेकिन एक इंडियन मीडिया का फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो सारी खबरें ट्रांसपेरेंसी से दिखाए? और जब कोई भी मीडिया ट्रांसपेरेंसी से कुछ दिखाएगी तो वो तो पूरी वर्ल्ड को मीडिया को वैसे भी दिखेगी। वो काइंड ऑफ BBC न्यूज़ बन के चल रहा है, इसीलिए बदनाम है। हम ये बोलना चाहेंगे जैसे और वैसे भी इंटरनेशनल मीडिया को सब पता है। आप यूएन में देख लो, सब हर चीज़ पर प्रेस होती है। यूएन में हुआ है कि यू नो द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज़ डाइंग, तो ये सारी खबरें उनको पता है ऑलरेडी। हम इस चीज़ पे बोलना चाहेंगे कि ध्रुव राठी जैसे जज करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा वैसे, आप भी देखेंगे कि ध्रुव राठी बोलते हैं डिक्टेटरशिप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आखिर ध्रुव राठी जज करने वाले कौन होते हैं? मेरा सुप्रीम कोर्ट यहाँ किस लिए बैठा हुआ है मेरे देश में? जब वही सब जज कर देंगे कि मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसा है, डिक्टेटर है कि क्या है, तो फिर मेरा ये सब इंडिपेंडेंट अथॉरिटी क्यों बैठा हुआ है? तो हम इसको ख़त्म कर दें, और तो फिर मेरा सुप्रीम कोर्ट बैठ के केवल मुँह देख रहा है। ठीक है, हम ध्रुव राठी को बॉयकॉट कर देंगे। आप, मैं नहीं बॉयकॉट कर देंगे, आप एक फैक्ट बता दो जो उनका गलत है। ध्रुव राठी बोलते हैं कि अभी गवर्नमेंट भारत में डिक्टेटरशिप चल रहा है, डिक्टेटरशिप चल रहा है। कभी भी ये नहीं, आपने एक मिनट, उसने कभी भी ये नहीं बोला कि भारत में डिक्टेटरशिप चल रहा है, कभी भी नहीं बोला। उसने बोला है कि भारत डिक्टेटरशिप के तरफ जा रहा है। कभी भी उसने ये नहीं बोला कि भारत में डिक्टेटरशिप चल रहा है। तो हम ये बोलना चाहेंगे कि फिर वो बोले कि गवर्नमेंट ऑफ, जैसे भारत डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे जो हमारी सुप्रीम कोर्ट बैठी है वो मुंह देखने के लिए बैठी है, वो कुछ नहीं करेगी। इसका मतलब जैसे कि आज अगर वैसा कुछ होता डिक्टेटरशिप की तरफ जाता अगर हमारा इंडिया, तो वो एक्शन नहीं लेगी हमारी सुप्रीम कोर्ट। तो वो कैसे जज कर देंगे हमारे कंट्री को कि मेरा कंट्री डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है? वो कौन होते हैं जज करने वाले? मेरा सबसे बड़ा अथॉरिटी यहाँ पे बैठा हुआ है देश में, तो वो कैसे जज कर देंगे? जब मैं सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोल रहा है कि मेरा कंट्री जा रहा है डिक्टेटरशिप के, तो वो कैसे बोल रहा है? हमको समझ में नहीं आता है। मेरा कहना है कि आज के जनरेशन में सब यूट्यूब एंड रील्स ये सब देखते हैं। आज कोई सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं सुनेगा, वो लाइव टीवी में चला के कोई देखने वाला नहीं है। बस वो चीज़ को वो फॉलो करके वो यूट्यूब में बता रहा हो, वो इंसान जो ध्रुव राठी जिनके बारे में बोल रहे हैं, तो गलत नहीं है मेरे तरफ से। वो पूरा कंटेंट बता रहे, वो उसके बारे में हिस्ट्री बता रहे कि कैसे क्या हुआ था, वो गलत नहीं। आजकल के सोशल मीडिया में आदमी ऐसे ही रील देखते देखते आदमी कितना टाइम वेस्ट कर रहा है, वो एक तरफ से नॉलेज पहुंचा रहे, तो वो गलत नहीं है। अगर वो गलत रहते तो अभी सरकार इतना लोग पे ऑब्जेक्शन लगा दी, वो अभी तो बार्स के अंदर विद इन द बार्स रहते हैं। हम तो इतना ही कहेंगे कि हमारे देश को जज करने के लिए मेरा इंस्टीट्यूशन बैठा हुआ है। कोई लोग के जज करने से मेरा देश ख़राब नहीं होने वाला है। कोई भी आके बाहर से कुछ भी आके बोल के चला जाए, वो तो सब बोलने का सबका फ्रीडम है। ध्रुव राठी आज आके बोल के चल जाए कि मोदी यहाँ तो नॉर्थ कोरिया के जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो वैसा थोड़ा नहीं। मेरा यहाँ सब इंस्टीट्यूशन बैठा हुआ है ना सब जज करने के लिए, फिर लोगों के जज करने से क्या होगा? मेरा जब इंस्टीट्यूशन सही है, जब मेरा देश सही तरीके से चल रहा है, तो फिर दूसरे के जज करने से हम ये नहीं मानते कि ध्रुव राठी सही। तो चलिए यही बता दिए फिर आप किसको वोट करेंगे फिर? हम तो बीजेपी को करेंगे वो तो मेरा फिक्स है, क्योंकि बीजेपी का हमको काम अच्छा लगता है। और सबसे बड़ा हम ये मानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन देश के लिए दिया जाता है,
विधानसभा इलेक्शन स्टेट के लिए है, मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए सब कुछ, लेकिन लोकसभा कहीं ना कहीं देश को ध्यान में रख के करना चाहिए कि मेरा देश किसके हाथ में जा रहा है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आएगा वो देश के लिए काम करे, ना कि मेरे स्टेट के लिए, ना कि मेरे बिहार के लिए, ना कि यूपी के लिए, ना कि मध्य प्रदेश के लिए। वो जो भी गवर्नमेंट आएगा वो देश के लिए काम करेगा। इसलिए आप इस ध्यान में रख के चाहिए कौन से गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो क्या है, वो क्या काम करने वाला है देश के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा हमको ये लगता है। अभी कांग्रेस आ जाएगा, आर्टिकल 370 हटा देगा, तो उससे क्या, उससे भारत का जो भी काम सही हो रहा है सही होगा उससे। मेरा तो रहेगा कि नो डाउट हर इंसान को, किसी को, कोई बुक को आप ऐसे जज नहीं कर सकते जैसे ये रखा हुआ है कि इसमें क्या मेनू है मेरे को नहीं पता, तो वैसे तो मैं जज नहीं करूँ। मेरे को तो सबसे बेस्ट अपकमिंग में राहुल गांधी नो डाउट लगता है, क्योंकि आप ऐसे उनके भाषा में, जो इंसान फॉरेन में पढ़ा उस हो सकता है उनका लैंग्वेज गलत होता है, लेकिन वो पर्सन, वो इंसान वैसा नहीं हो सकता। अब मोदी आने से पहले उन पे भी तो 2002 वाला लगा हुआ था गुजरात में जो रॉयट हुआ था, बट वो आए, बहुत अच्छा काम भी किए, कुछ ऊंचा नीचा सब करते हैं, तो बिना उनके आए हुए अभी तक राहुल गांधी एक बार भी बने नहीं, आप जज नहीं कर सकते। तो मैं तो बोलूँगा कि यूथ हैं तो उन पे ट्राई करना चाहिए एक बार। लेकिन कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो ये बताता है ना कि आने वाला गवर्नमेंट क्या करने वाला है। मैनिफेस्टो आखिर डिक्लेयर क्या करना चाहता है, गवर्नमेंट अपना यही दिखाता है ना कि हम गवर्नमेंट में आएंगे तो हम आगे क्या करेंगे, जाके जब मेरा गवर्नमेंट बनेगा तब हम क्या करें। तो एक बीजेपी का मैनिफेस्टो देखिए, एक कांग्रेस का, जो भी है, जो भी पार्टी, मैनिफेस्टो देख के भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आने वाला गवर्नमेंट मेरे देश के लिए क्या करेगा। और लोकसभा इलेक्शन सबसे ज़्यादा मुद्दा रखता है देश के लिए। अच्छा, इस पर मैं बोलूँगा, मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था 2019 में कि राम मंदिर का जो था कि वो आएगी तो राम मंदिर बनेगा ये, बट वो तो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का जो कि 1991 से चल रहा था, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, मैनिफेस्टो में वो कैसे लिख दिया कि राम मंदिर बनेगा, ये भी तो हो सकता, ये भी तो गलत है। मैनिफेस्टो में वो लिखा होता है कि हम आएंगे यहाँ गवर्नमेंट में तो हम उसका मुद्दा उठाएंगे, राम मंदिर का मुद्दा ये थोड़ा ना बोला था कि हम राम मंदिर हम बनवा। सरकार तो यही बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट अगर जजमेंट नहीं देता कि यहाँ राम मंदिर नहीं बना था, क्या बीजेपी बनवा देती वहाँ पे राम मंदिर? वो अपना एक मुद्दा, वो तो गलत लिखे ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट का आया, जब तभी जाके जजमेंट आया, तभी जाके राम मंदिर, और जजमेंट नहीं आया ऐसा बात नहीं है, उससे पहले भी वो थे। हमारा काम हो गया, हमने दो दोस्त को लड़वा दिया आराम से चाय पीते हुए। मेरे हम लोग का कुछ नहीं, हम लोग का सबसे अच्छा राइमिंग है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। और इसे पार्टी से ये एक मुद्दा ही ऐसा है कि इसमें वो हीटेड हो जाते हैं आर्ग्यूमेंट, लेकिन नहीं, इसमें बिल्कुल सबको हक है, ये हमें राइट्स दिए गए हैं कि हम अपनी मर्जी से हम जिसको चाहें हम वोट कर दें। खुद एनालाइज करो, किसी को फोर्स ना करो, और अपने हमें जो लगता है कि हमारी कंट्री के लिए होना चाहिए और वो हुआ है, तो आप जिस पार्टी को चाहे वोट कर दें। मेरे को तो अच्छा लगा, ऐसे ही आप लोग जागरूकता फैलाते रहिए। अभी 25 तारीख आने में टाइम है बढ़िया है, कुछ लोगों को कुछ तो पता चलेगा क्या और हम तो कहेंगे कि यूथ को पॉलिटिक्स में जरूर आना चाहिए, मतलब आना बिल्कुल। मैं आ जाऊँ, मुझे वोट ही नहीं देगा कोई पर। अरे नहीं, और पार्टिसिपेट भी करना चाहिए पॉलिटिक्स में। जब तक हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि कंट्री में कैसा गवर्नमेंट है, क्या कंट्री में काम होने वाला पॉलिटिक्स में, कुछ पता चलना चाहिए ना। तो पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए पॉलिटिक्स में, उसका नॉलेज भी जरूर होना जरूरी है कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है, क्या। अवध ओझा सर की एक बार मैंने सुनी थी कि पार्लियामेंट में एक बार वो बैठने चाहिए सारे IAS ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स, या सो वो उनका एक सपना है। तो आशा करते हैं कि आप लोग भी रैंक हासिल करें और फिर हमारे देश को ऊंचाइयों की तरफ पहुंचाएं, और फिर आप भी बाद में फ्यूचर में पॉलिटिशियन। लेकिन मैंने कोई नहीं देखे, कोई ऑफिसर आपने देखे हैं, या आप किसी को नेम कर सकते हैं जो पॉलिटिक्स में है? कौन? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है वैष्णव साहब, वो हमारे IAS रह चुके हैं। IAS नहीं, जो वैष्णव साहब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, और जो हमारे अभी विदेश मंत्री वो तो IFS रह चुके हैं। हमारे दिल्ली के नहीं, विदेश मंत्री IFS होते नहीं थे, ये विदेश मंत्री IFS है। ये विदेश मंत्री IFS से टाइम हुआ है ये फॉरेन सेक्रेटरी देश में रह चुके, उसके बाद जाके ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर IRS से कमिश्नर से रिटायर किया। ये तो क्वेश्चन ही काटना पड़ेगा, वरना मैं ही डम लगूंगी। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आपको क्या लगता है कि भारत में इस समय कौन से सबसे बड़े इश्यूज हैं, और जो कमिंग सरकार होगी उसको किस पे काम करना चाहिए? अनएम्प्लॉयमेंट,
अनएम्प्लॉयमेंट मैम। बिकॉज कि हम जिस एज में मोदी जी तो कहते हैं कि पकौड़े बेच के हम रोजगार पूरा कर सकते हैं अपना। मैम ऐसा नहीं हो सकता। अगर everyone, सब ना? लोग पकौड़े बेच करके रोजगार मिल सकता था तो मोदी जी भी चाय बेच करके ही देश चला सकते थे। वो चाय बेच करके देश क्यों नहीं चला रहे हैं? हाँ, क्यों प्रधानमंत्री उन्होंने बना है, वो चाय बेच सकते थे। तो अनएम्प्लॉयमेंट और कौन सा बड़ा इशू है आपके पास? अनएम्प्लॉयमेंट और मैम आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है पॉवर्टी की, ये तो जो मैम ये कह रही है ये तो एकदम 100% करेक्ट है। और सेकंड जो सबसे ज़्यादा बिग इशू जो मुझे लगता है कि हमारा जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक सेकुलर वाला कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे हर धर्म के लोगों को, हर कास्ट के लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है, ठीक है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। पर आजकल हम जो देख रहे हैं कि धर्म के नाम पे वोट मांगते, धर्म के नाम पे लोगों को बांटते हैं, तो ये चीज़ें कौन करता है धर्म के नाम पे वोट? कौन मांगता है? मैम आप भी न्यूज़ पढ़ते हो, आप भी इसी मतलब कि दिल्ली में रह रहे हो, आप भी इसी लाइफ में जी रहे हो, तो आपको भी अच्छे से पता है। लोग कहते हैं कि राम मंदिर बनवा दिया, ठीक है। मैं बीजेपी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, बट इट्स अ रियलिटी, ठीक है। कि कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो परमेश्वर जो सबको मतलब चलाता है, ठीक है, हम उसको कैसे ला सकते हैं? एक जेन्युइन सी बात है, ये चीज़ तो एब्सोल्युटली। ये मतलब कुछ दिन पहले हुआ है, तभी वो आए हैं, वो पहले से ही थे, वो है ही। सुप्रीम है। और सेकंड थिंग जो बोलते हैं 370 हटा दिया, क्या आज भी हम जम्मू कश्मीर के अंदर जा करके ज़मीन खरीद सकते हैं? ये चीज़ जो बात है जो मैं पूछ मतलब कि ये मेरा एक क्वेश्चन भी एक तरीके से, और मैं इसका आंसर भी देती हूँ कि आज भी हम जो है जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद भी हम ज़मीन परचेस नहीं कर सकते हैं। देखिए, दोनों फैक्ट्स पे मैं आपकी बिल्कुल सहमति देती हूँ कि जो पहले सहमति एक पे देती और एक पे नहीं देती। पहले जो धर्म के नाम पे जो आप वोट कह रहे हो, विच इज़ वेरी एक्यूरेट, कि हमें धर्म के नाम पे किसी भी नेता को वोट नहीं मांगनी चाहिए, और वो मांग रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग, और वो उस चीज़ को मान भी नहीं रहे हैं। लेकिन जो सेकंड चीज़ आप 370 के बारे में कह रहे हैं, तो 370 जो है वो डिसीजन जो था बिल्कुल था, और कश्मीर इज़ मोर सेफर, ये इस फैक्ट को भी हम डिनाई नहीं कर सकते। डिनाई नहीं कर सकते, बट हम वहाँ पे जा कर के जो सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ में ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि 370 हट गया, अब हम जाके ज़मीन खरीद सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 370 के मतलब कि नेगेटिव पॉइंट है कि वो हट गया, वो नेगेटिव नहीं है, वो बहुत अच्छा हुआ, बट द थिंग इज़ कि हम वहाँ पे जा कर के लैंड परचेस नहीं कर सकते। मैं ये चीज़ कश्मीर में ही नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश वी कैन नॉट बाय लैंड एंड ऑल दैट। 7 सिस्टर्स में भी ये चीज़ें हैं। कौन से आपको बड़े इश्यूज लगते हैं भारत में? मैम वैसे तो वी कैन नॉट काउंट इन आवर फिंगर टिप्स, इट्स अ बिग इशू एंड वी हैव टू टेक टाइम टू मीन्स वॉट रिकवर दैम। इट्स नॉट लाइक 1 2 3, इट्स मेनी मोर या। तो ऐसी कौन सा आप लीडर को एज अ प्रधानमंत्री देखते हो इस बार? मैम टू बी वेरी ऑनेस्ट पूछा जाए तो मैं राहुल गांधी जी को देखना चाहती हूँ एज ए प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज कि राहुल गांधी जी में वो सारे गुण हैं जो कि एक लीडर में होना चाहिए। क्योंकि तो फर्स्ट थिंग ये है कि राहुल गांधी जी कभी भी धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगते। दूसरी चीज़ जो बोला जाए तो राहुल गांधी जी एक एडुकेटेड पर्सन है, ठीक है, और यंग नेता है, उनको पता है कि यंग जनरेशन जो है उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती है। देखिए मैम पूजा पाठ तो सही है, लेकिन वो एक जगह पे है, आप पूजा पाठ करके आप पुजारी नहीं बनना, वो है सही है, मैं निगेटिव नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ यू नीड टू बी वेरी यू नो अपडेटेड विद द अपकमिंग वर्ल्ड, कि अपकमिंग आने वाली पीढ़ी को भी देखना है ना। सिर्फ मंदिर में ही इन्वेस्ट करने से वी कैन नॉट गेट सक्सीड। अगर देखा जाए तो यहाँ सही है, मैं इसको मतलब ऑब्जेक्ट नहीं कर रही हूँ, बट हाँ वी हैव टू सो मेनी थिंग्स टू लुक। There is not only Ram temple to look, but yeah, it's okay, but we have to look in so many things and employment and all that. किसको मिनिस्टर देखते हैं, किसको प्राइम मिनिस्टर देखते हैं? She said Rahul Gandhi for sure. और द सेकंड थिंग कि नहीं, राहुल गांधी भी कुछ मैं इसलिए देखती हूँ क्योंकि राहुल गांधी जी ने ये प्रॉमिस किया है कि वो जो डेमोक्रेसी है उसको बचा करके रखेंगे, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमारा देश चल रहा है। लेकिन मोदी जी का कहना है कि हमारी डेमोक्रेसी तो अब आज भी जिंदा है। डेमोक्रेसी जिंदा है मैम, आप ही एक चीज़ देख लो ना कि मोदी जी जो टिकट्स देते हैं किन को देते हैं, रेपिस्ट को वो टिकट देते हैं और कहते हैं डेमोक्रेसी जिंदा है। वाह। तो दिल्ली में केजरीवाल जी का अरेस्ट जो हुआ है उनके बारे में क्या कहना है? उसको आप फेयर इलेक्शन कहते हैं? केजरीवाल जी का जो अरेस्ट हुआ था शराब घोटाले पे, देखो मैम मुझे तो इस पे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट मुझे जितना नॉलेज था इसमें मुझे ये पता चला था कि केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया था ये बोल करके कि उन्होंने शराब घोटाला किया था, पर ईडी के पास में कोई सबूत नहीं मिला था।
इसका मैं एक सिमिलर एग्जांपल आपको दे सकती हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम रांची झारखंड, ठीक है। हेमंत सोरेन जी को ज़मीन घपला करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, जो कि ईडी के पास में अभी तक कोई सबूत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं खुद एक पर्टिकुलरली ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। और जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये चीज़ कहता है कि एक ट्राइबल इंसान एक ट्राइबल प्रॉपर्टी खरीद सकता है, जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है। तो मुझे नहीं लगता कि हेमंत सोरेन जी ने कुछ गलत किया कि उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी की ही जो लैंड थी वो परचेस करी थी, फिर भी उनको अरेस्ट करा गया। और फिर जब ईडी से जब सबूत मांगा जाता है, ठीक है, तो फिर ईडी के पास में कोई सबूत है नहीं, तब भी वो अरेस्ट है। तो ये कैसा फिर, क्योंकि ये सब चीज़ें इलेक्शन के टाइम पे ही नज़र आती है, इलेक्शन से पहले ये सब चीज़ें नहीं होती। इन 4-4.5 सालों में कुछ नहीं हुआ, ठीक है। जैसे ही इलेक्शन नियर बाई है तो फिर आप केजरीवाल को अंदर करवा देते हो, फिर हेमंत सोरेन जी को। केजरीवाल के मैटर पे तो मैं ज़्यादा नहीं बोलती क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। और जब नॉलेज ना हो तो नहीं बोलना ही समझदारी होती है। तो जब हम इलेक्शन के बारे में बात करें और हम ध्रुव राठी जी के बारे में बात ना करें तो ये तो बहुत ही अनफेयर होगा। सो व्हाट यू वांट टू से अबाउट ध्रुव राठी? देखो, ध्रुव राठी जी के बारे में भी मैं उतना नहीं जानती जितना जैसे मैंने आपको बताया केजरीवाल जी के स्टेटमेंट के बारे में। ध्रुव राठी जी का मेरे को इतना पता चला। ध्रुव राठी के बारे में नहीं जानते? मैं जानती हूँ पर उतना नहीं जानती। अच्छा, तो नहीं मतलब ध्रुव राठी जो वीडियो बनाते हैं आप उनको सपोर्ट करते कि नहीं करते? हाँ मैम, देखा जाए तो फिर उनका जो वीडियो होता है, ठीक है ना, अभी उनको बीजेपी आईटी सेल वालों ने ये चैलेंज करा कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो फिर तुम इंडिया आकर के दिखाओ। फिर अगले दिन ध्रुव राठी जी इंडिया आते हैं, इंडिया गेट पे रील बना करके पोस्ट करते हैं। तो इतना तो मैं मान सकती हूँ और इतना तो मैं मानती हूँ कि एक अकेला इंसान जो कि जर्मन से इंडिया आकर के बीजेपी सेल वालों के उसने हिला के रख दी। मैम मैं तो उतना ही जानती हूँ, वो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, बिग नेम है, तो वो उनको इतना पता हुआ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो इन्फ्लुएंसर्स तो ऐसे बहुत हैं और हर कोई अपना ओपिनियन देता है। सो ऐसा क्या है ध्रुव राठी जी में जो आप कह रहे हो कि वो सही है? मैम मुझे जो सही रहेगा मैं वो बोल सकती हूँ। वो होता है ना, राइट टू स्पीच है, तो इसको वॉयलेट कोई नहीं करना ही चाहेगा। और जो राइट है तो राइट ही बोलेंगे, आम को आम ही बोलेंगे। वी कैन नॉट से समथिंग लाइक डिफरेंट। तो या इट्स ट्रू। लेकिन अभी तक ध्रुव राठी के जितने भी फैक्ट्स हैं उसको अभी तक किसी ने हैरानी की बात है काउंटर भी नहीं किया अभी तक। सो उसका मतलब मुझे नहीं पता। नहीं मैम, एक ध्रुव राठी जी का बयान आया था ना, जब उन्होंने बीजेपी के आईटी सेल वालों को बोला था कि तुम बीजेपी के आईटी सेल वालों, तुम्हें थोड़ी भी शर्म आती है? अच्छे चीज़ों को हमेशा बुरा करके तुम दिखाते हो, जो भी चंद पैसों के लिए। तो अब क्या ही बोल सकते हैं। जो आजकल जो आज की जो जनता है और जो हमारे प्रधानमंत्री जी पे मैं ये नहीं कह रही उन्होंने कुछ काम नहीं किया, मैं उनके हर काम को एडमायर करती हूँ, लेकिन काम भी किए हैं हम, लेकिन मेरे को वो चीज़ समझ में नहीं आती जो लोग उनसे सवाल नहीं पूछते। तो मेरा सिर्फ यही मानना है कि जो कई लोग हैं जो जिनसे मैं अभी भी बात करते हुए आई हूँ, लोग कह रहे हैं कि सवाल नहीं पूछना चाहते उनसे। और अगर हम यूँ कह दें कि कोई इशू बता दे कि प्रधानमंत्री जी से ये गलती हुई है, तो वो या नहीं वो ये हो जाता है, वो तो करेंगे ही, वो हर चीज़ थोड़ी ना सही करेंगे, गलतियाँ तो होंगी। लोग ऐसे डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है मैम, अभी आपने कुछ दिनों पहले ये देखा होगा कि सोशल मीडिया पे एक रील जो है वो बहुत वायरल हुई थी कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। ठीक है, मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा, मोदी जी एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं देते पापा? ऐसी क्लिप्स बननी चाहिए ना। मोदी जी डेमोक्रेसी को सेव क्यों नहीं करते पापा? मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं जाते पापा? मतलब मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, मोदी जी ने वहाँ पे जाके वॉर लड़ी, फिर मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। वैसे ही मोदी जी 3 घंटे का फ्लाइट लेके मणिपुर जाते, वहाँ पे जो वायलेंस चल रहा है मोदी जी उसको रुकवा देते, फिर मोदी जी ने क्यों नहीं रुकवाई? आप ऐसे मत बोलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो ऐसे जाए। अच्छा प्रधानमंत्री जी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपने इंटरनल कंट्री में जो हो रहा है उस चीज़ों को रुकवा। बाहर डंका बज रहा है, आप चुप रहिए, बाहर डंका बज रहा है। बट मोदी जी के पास में इतना टाइम है कुछ कि मोदी जी इजराइल पे बयान देंगे, ठीक है, इजराइल को सपोर्ट करेंगे। इजराइल पैलेस्टीन वॉर जो हो रहा है, ठीक है, उसमें मोदी जी को टाइम है, फुर्सत है कि देखने का कि भाई कि इजराइल गलत है या पैलेस्टाइन गलत है। पर ये चीज़ देखने का मोदी जी के पास में टाइम नहीं है कि मणिपुर में कि उनके आईटी सेल के 3 बंदे गलत हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली रेप किया था एक कॉलेज गर्ल का, आपने सुनी होगी न्यूज़। हाँ जी, कर्नाटक से जिनको लोकसभा सीट का जिसको ये टिकट मिल रखा है, मैम आपको तो पता ही है ना। हमें तो सभी पता है, हम बंद चुके हैं।
पता सबको सब है, पर लोगों की आंख में जो पट्टी बंदी होती है ना, अंधभक्ति की पट्टी से लोगों को दिखता ही नहीं। इतना इतना सच आपने बोल ही दिया है तो हमारे इंडियन मीडिया के बारे में बोल दियो, एंड आई एम नॉट इंक्लूडेड इन दैट। मैम आपको क्या बोलूं, सबसे पहली बात तो इंडियन मीडिया को जो है, ठीक है, वो न्यूट्रल रहना चाहिए, ठीक है, किसी की दलाली नहीं करनी चाहिए। पर आज जैसा कि हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में कि यार मीडिया ही बिक चुकी है आपको छोड़ करके। बट इट्स रियलिटी, और ये रियल वाला फैक्ट है। रुबीना लियाकत जी की मैं बात करूं, ठीक है ना, भले कल को मेरे साथ क्या हो जाए मुझे नहीं पता, ये क्लिप अगर यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गया तो, ठीक है, रुबीना लियाकत जी मणिपुर नहीं जाएंगी, बट वो इजराइल जाएंगी, और वहाँ पे जो इजराइलियों के साथ में हुआ है या फिर जो पैलेस्टाइन वॉर हो रहा है उसके लिए रुबीना लियाकत जी के पास में टाइम है, इतनी महंगी फ़्लाइट लेकर के वहाँ पे जाएंगे, ठीक है, बट उनके पास में इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है कि वो भी 3 घंटे का जो दिल्ली टू मणिपुर 3 घंटे का रास्ता है बाई फ्लाइट, ठीक है, वहाँ जा कर के वहाँ पे जो 2 लेडीज़ के साथ में हुआ था उनका हालचाल वो नहीं पूछेंगी। क्यों? क्योंकि उनके पापा ही इंटरेस्टेड नहीं है ना मणिपुर जाने में, उनके पापा तो इजराइल और पैलेस्टाइन के वॉर में इंटरेस्टेड है। वाह वंडरफुल, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करते हुए। और मैं तो चाहूँगी कि हर कोई भारतीय जागरूक हो और सही इंसान को वोट करे, चाहे वो कोई किसी भी पार्टी के हो। चैनल के माध्यम से मैं मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मोदी जी प्लीज़ नौकरियाँ निकालिए, देश को धर्म के नाम पे मत लड़वाइए। 2 रिक्वेस्ट है आपसे मोदी जी प्लीज़। मोदी जी ने कहा तो आप पकौड़े बेच के रोजगार ले तो सकते हैं, उन्होंने बोला तो है। तो मैम पकोड़े के लिए बेसन और तेल खरीदने के भी पैसे चाहिए जो कि एम्प्लॉयमेंट से ही आएगी। वंडरफुल। तो बस यही मैं आशा करती हूँ कि हर इंसान बहुत ही वॉचफुल होके वोट करे, किसी को भी करें जिनको उनको लगता है कि वो उनको फ़ायदा हुआ है, वो उन्हीं को वोट करें। शिक्षा के लिए वोट करना चाहिए, लोगों को उस नेता को वोट करना चाहिए जो कि हमारे देश को आगे बढ़ाए एजुकेशन के मैटर पे, ना कि दंगे फसाद के मैटर पे। आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो आप किस तरीके से आप यू आर गोइंग टू सर्व द नेशन, तो आपको क्या लगता है कि किस चीज़ों पे काम ज़्यादा होना चाहिए और जो नहीं हो रहा है, जैसे आपने अभी रोज़गार बताया है, और ऐसे कौन से इश्यूज़ लगते हैं आपको? और मैम जो हमारे रिलीजियस और कल्चरल इश्यूज काफ़ी हैं अभी जो हैं लोगों को, जो मतलब रिलीजन के बेस पे डिवाइड करना, कास्ट के बेस पे डिवाइड करना, ये सब वो भी मोदी जी मना कर रहे हैं कि वो तो नहीं करते। नहीं मैम। आप अभी रिसेंट उनकी रैलीज के वीडियोस देख लो, तो उसमें तो डायरेक्ट ही उन्होंने टारगेट किया माइनॉरिटी कम्युनिटी। उन्होंने तो कहा है कि मुझे जो सज़ा देना चाहो दे दो, ऐसा उन्होंने कहा ही नहीं है। नहीं मैम, अब की जो आप उनकी वीडियोस देखो, अब तो प्रॉपर इलेक्शन जो लड़ा जा रहा है, प्रॉपर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस पे लड़ा जा रहा है। लेकिन मैं तो देखती ही हूँ, लेकिन जो नहीं देखते हैं मैं उनको दिखाना चाहती हूँ, तो आप बताइए। नहीं मैम, कभी भी रिलीजन की बात करके तो आप डेवलपमेंट नहीं ला सकते, इससे तो डिवाइड ही होगा। तो ये कौन लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं? मतलब मैं जैसे जिस भी जो थोड़े से मैच्योर हैं और पढ़े लिखे हैं, जब मैं उनसे बात करती हूँ तो वो ये चीज़ें पॉइंट आउट करते हैं। एंड इट्स नॉट कि आई डोंट एडमायर मिस्टर मोदी, ऑफ कोर्स आई एडमायर एंड आई नो व्हाट वर्क ही हैज़ डन, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ पे कमियाँ रहती है वो पॉइंट भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। होते हैं ना, जैसे हमारे माँ बाप होते हैं, वो हमें बचपन में बहुत प्यार लाड सब कुछ करते हैं, लेकिन जहाँ गलती करते हैं वहाँ मारते भी हैं या डांटते भी हैं। तो हम एज यू नो सिटीज़न, तो हम अपना फ़र्ज़ पूरा क्यों नहीं कर रहे? हम गलतियों पे बोल क्यों नहीं रहे? अंधभक्तों की तरह क्यों हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो सही है, उन्होंने हिंदू मुस्लिम भी कहा है तो सही कहा होगा। सो ये हो रहा है। मतलब जो मैंने अपने लाइक आई एम इन माई अर्ली 30s, और मैं इतने सालों में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा किसी पॉलिटिशियन के लिए बिल्कुल जो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम विच आई एम सीइंग, सो एंड दिस इज़ कैरी। मैम ब्लाइंडली ट्रस्ट तो फिर वो अंधभक्त वाली बात है, देखो, बिकॉज अभी जो है लोगों का ब्रेन वॉश काफ़ी हो चुका है कुछ चीज़ों की वजह, कुछ एक्ट से, कुछ उससे, जैसे आप 370 ले लो आर्टिकल, कुछ भी CAA की एक्ट ले लो, जितने भी रिसेंट पास्ट 10 ईयर्स में जो भी कुछ हुआ है, तो मतलब जितने भी मेजर इश्यूज हुए हैं सब ने रिलीजन एक टारगेट रहा है। तो उस वजह से मतलब लोगों को ऐसा है कि लोगों को ये फील कराया जा रहा है कि आप सुप्रीम हो, और जितनी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं जो भी हैं वो आपसे नीचे हैं, तो उनको ना वो सुप्रीम वाली फीलिंग आ गई है। तो इस वजह से उनको ये है कि मोदी जी रहेंगे पावर में तो हम सुप्रीम में रहेंगे, पावर में रहेंगे, और ये कुछ नहीं है मैम, ये इज़ जस्ट अ माया जाल। जो मेन इश्यूज़ है वो इसके पीछे छुपाए जा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट का इशू है,
एंड अपना और बहुत सारे वुमेन सेफ्टी के इश्यूज़ हैं इंडिया में, और चाइल्ड लेबर का इशू है, इतने बहुत सारे ऐसे माइनर माइनर इशू है जो इसके पीछे फेड हो जाते हैं। मैंने ये भी नोटिस किया है, जैसे हम जब बात करते हैं, अगर हम कुछ भी कमियां, मतलब कमियां बताने का मतलब ये नहीं है कि ये हमने प्रधानमंत्री में कमियां बता दी है उनके कुछ चीज़ों में, तो हम ये कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे या ही इज़ नॉट द आइडियल प्राइम मिनिस्टर। हम उनको इसलिए बता रहे हैं ताकि वो चीज़ें सुधारें, लेकिन लोग बोलने नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने किसी से मैं बात करी थी और मैंने कहा कि वो मणिपुर पे नहीं बोलते हैं, वो लद्दाख की बात पे नहीं बोलते हैं, चाइना बॉर्डर पे इतने सारी जो हमारी ज़मीन ले ली है उस पे नहीं बात करते हैं, उस पे डिनाई करते हैं, लेकिन उन चीज़ों पे सब कुछ मना करते हुए भी ये और ज़रूर बोलते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर है, वो थोड़ी ना आपके जवाब दे देगा। तो कौन जवाब देगा हमें बताइए। मतलब ये मेरा क्वेश्चन है। सो यू एज अ यूथ ऑल्सो एंड बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, आई वुड वांट टू नो दिस। मैम, प्रधानमंत्री है, मंत्री क्या होता है? जनता का सेवक होता है। तो अभी प्रधानमंत्री मतलब वो सबसे बड़े जनसेवक है इस टाइम, जिनकी अकाउंटेबिलिटी है पूरी कंट्री को लेके। तो जवाबदेही तो उनकी बनती है, चाहे कहीं पे कोई भी कम्युनल वायलेंस हो, कुछ भी डिज़ास्टर कुछ भी हो कंट्री में, कुछ भी बड़ा ऐसा जिसमें काफ़ी सारी कम्युनिटी को, पूरी एट लार्ज लोगों को नुकसान हो, तो उस पर तो उनको बोलना चाहिए, उनको उसके मेजर्स बताने चाहिए, मतलब क्या आगे करेंगे इसको ठीक करने के लिए, इस एरिया में कैसे ठीक करेंगे। तो ये तो उनकी जवाबदेही रहती है मैम, ये तो उन्हें करना चाहिए। बट यही चीज़ है जो उनका क्रिटिसाइज़ होता है, इसी चीज़ के ऊपर उनका क्रिटिसाइज़ होता है कि ये वो मेजर इश्यूज़ को मोस्ट निगलेक्ट करते हैं, जो आमने सामने हैं उनको भी निगलेक्ट करते हैं। अनदेखे तो चलो बहुत सारे हैं, जो आमने सामने जो पूरा इंडिया देख रहा है, तो उस पर तो उनको बोलना चाहिए एज अ जनसेवक, एज अ जनता का प्रतिनिधि। आपके हिसाब से कौन सबसे आपके आइडियल मिनिस्टर है, या फिर जो कहते हैं ना फेवरेट, दबंग, किसको तो पूरे पूरे भारत में किसी भी स्टेट के कहीं के भी हो, किसी पार्टी के हो? मैम, एज ऑफ नाउ तो दबंग वाला तो कोई है नहीं मिनिस्टर, बट ये है कि जिसका थोड़ा सा अच्छा काम हो, जो थोड़ा मतलब ठीक हो, उसको अभी ऐसा तो ऐसा सच मैम कोई आइडल मिनिस्टर नहीं है मैम, नॉट इन द कांग्रेस, नॉट इन बीजेपी, नॉट इन आप ये सब। तो जैसे आप किसी भी मिनिस्टर को देखते हैं, जैसे कंगना जी भी आ गई हैं, ठीक है, और बहुत ट्रोल भी हो रही हैं, तो आप क्या देखते हैं अगर कोई भी मिनिस्टर आ रहे हैं, लाइक किसी भी मिनिस्टर को किस रूप में देखना, क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए जब वो खड़े होते हैं, एजुकेशन या फिर कोई लीडरशिप स्किल्स, क्या स्किल्स देखते हैं आप किसी भी मिनिस्टर में? लीडरशिप जो स्किल्स हैं वो तो ऐसा है कि एक मिनिस्टर चाय वाले के साथ भी वैसा होना चाहिए जैसा वो एक होटल वाले के साथ है, उसका रिलेशन उसके साथ भी वैसे ही होने चाहिए और उसके साथ भी। ये जो बाइसनेस आती है ये हम सबको अलग करती है, तो ये नहीं होना चाहिए, अमीर गरीब का फ़र्क नहीं होना चाहिए, छोटी जात बड़ी जात का कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। मतलब वो जनता का सेवक है, मतलब उसको सबको साथ लेके चलना है, ये उसका काम है। तो उसको ये सब डिफरेंसेस से ऊपर उठ के अगर वो काम करे तो एक आइडियल मिनिस्टर है वो।